नहीं बेटा। कल अगर आपको याद हो, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कुछ सवाल किए थे मेरे बच्चे पास पेपर के। तो अभी भी कुछ सवाल, एक सवाल कम से कम पास पेपर का एक और कर लेते। ले बेटा, अब आपकी जिम्मेदारी है इस सवाल को मुझे करवाना। मुझे तो आता को नहीं, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह इसको कर लिया है अच्छे तरीके से। आप जरा इसको करवा दें मेरे बच्चे। देखिएगा जरा, कहते कि ऑन 1 जुलाई 2008 जाहिद रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टीज, यानी कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रेंट आउट देने जा रहा है मेरे बच्चे, एज फॉलोज। और जरा पहले टैक्स ईयर देख लो। कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जाहिद, यानी कि लायबिलिटी कैलकुलेट चाहे ना करो, लेकिन उसकी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट करके देनी है। टोटल इनकम का पता ना, सारे हेड्स की इनकम खर्चे निकाल के, और टैक्सेबल इनकम का पता ना कि बीच में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करके जो हमारी अमाउंट आएगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम। तो लेकिन किस टैक्स ईयर के लिए? टैक्स ईयर 2009, अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि जो जो हेड्स की जहां जहां भी इनकम जानी चाहिए वो आप कैलकुलेट करके देंगे। वैसे हमने सारे हेड नहीं पढ़े, अगेन एक हेड आ रहा है अभी तक। बाकी तो अमाउंट सीधी सीधी बता रहे हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी का सवाल आएगा डेफिनेटली जो प्योर प्रॉपर्टी का है उसमें ऐसे ही करेगा वो, बाकी हेड्स की अमाउंट ज्यादा आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन कर भी सकता है उस वक्त कोई और भी चीज बीच में पूरी पूरी दे सकता है कैलकुलेशन करवा के। खैर, जरा देखिएगा मेरे बच्चे, टैक्स ईयर 2009 कहाँ से शुरू हुआ होगा मेरे बच्चे? 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009। और मिस्टर जाहिद, उसकी टैक्सेबल इनकम और, यानी कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर 2009। ले बेटा, कहते कि एन अपार्टमेंट वाज रेंटेड 1 जुलाई, ये देखिएगा 1 जुलाई 2008 क्या हमारे साल में ही आ रहा है? 1 जुलाई 2008 से शुरू हुए हैं। तो 1 जुलाई 2008 को जाहिद रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टीज एज फॉलो। एन अपार्टमेंट वाज रेंटेड टू अब्दुल कादिर एट ए मंथली रेंट ऑफ 40,000। जाहिद रिसीव ए नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 3 लाख which was partially used to repay the non-adjustable security deposit amounting to rupees 1,75,000। यानी कि उसको नॉन एडजस्टेबल एडवांस 3 लाख का मिला, लेकिन उस 3 लाख में से उसने कुछ अमाउंट कहाँ पे इस्तेमाल की है? जो पहला जो प्रीवियस सिक्योरिटी थी, देखो लफज सिक्योरिटी बोल रहे हैं, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी बोल दो, खाली सिक्योरिटी बोल दो, हमने डिस्कस किया था, उसको आपने नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी ही कंसिडर करनी। तो 1,75,000 उसने पिछली सिक्योरिटी पे की है, और साथ बताएगा, पक्की बात है कि ये कब रिसीव की थी। तो अगर नहीं बता रहा तो मेरे बच्चे फिर तो हम कैसे कैलकुलेट करके देंगे उसको? कैलकुलेट क्या करना पड़ा, इस साल का नॉन एडजस्टेबल एडवांस आपने जो रेंट का हिस्सा बनेगा वो कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? अगर दो एडवांस हो इस तरह का, एक दिया जा रहा हो एक आ रहा हो, तो हमने डिस्कस किया था कि जो आ रहा है वो पूरे का पूरा 1/10 नहीं करना आपने, बल्कि उसमें से प्रीवियस भी, जो अभी तक प्रीवियस का जो हिस्सा, जो इनकम प्रॉपर्टी इनकम का हिस्सा बन चुका है उसको लेस करना। तो मेरे बच्चों को याद होगा कि ये 1,75,000 रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड इन जुलाई 2003। जुलाई 2003 मतलब टैक्स ईयर 2004 भी शुरू हुआ हो, तो टैक्स ईयर 2000, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये पता होना चाहिए आपको। जुलाई 2003 को अगर वो वसूल हुआ था, पक्की बात है टैक्स ईयर 2004 था। ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हमने धोखे नहीं खाने, क्योंकि ये सारे देखो नॉर्मल वो टैक्स ईयर से रिलेटेड चीजें हैं कि जुलाई 2003 को टैक्स 2024 शुरू हो चुका है। तो टैक्स ईयर 2004, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये खुद हम कैलकुलेट करें ऐसे ही मेरे बच्चे। तो कितने साल हैं ये? 5। तो मेरे बच्चे अज्यूम चलें इसकी आप जरा थोड़ी सी इसकी वर्किंग वन, और वर्किंग वन में क्या करेंगे, अनएडजस्टेबल एडवांस, वो जरा कैलकुलेट कर लें। वैसे वो ऊपर भी कर सकते हैं, पहले चलो रेंट लगा लो मेरे बच्चे, रेंट निकालिएगा इसका, पहली प्रॉपर्टी का। अच्छा और भी देखिएगा, ही आल्सो स्पेंड 20,000 ऑन रिपेयर ऑफ द अपार्टमेंट इन फरवरी 2009। फरवरी 2009 में ही, इसी साल के अंदर, टैक्स ईयर 2009 के अंदर ही उसने अपार्टमेंट की रिपेयर के ऊपर खर्चा किया 20,000। ये ऐड करना है लेस करना? लेस। अच्छा, इसका करना क्या है, इसकी जगह पे क्या करना है? हाँ, 1/5 यानी कि सर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, साथ जगह भी बताओ
कि इसकी जगह पे सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, खाली मेंटेनेंस का लफ्ज बोलते हैं या रिपेयर का लफ्ज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों के लिए मैक्सिमम कितना अलाउ है, 1/5। और किसका बोला, रेंट चार्जेबल टैक्स, उस प्रॉपर्टी का रेंट चार्जेबल टैक्स जिसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है, यानी कि सारे का सारा, ये भी देखिएगा जरा। अच्छा, रेंट कितना बना बोला, 4 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,80,000। और एक और रेंट भी है मेरे बच्चे, नीचे भी जरा देखिए, ए बंगलो, बंगलो, सॉरी बंगलो, बंगालो नहीं होती है, बंगलो, चलिए, वाज रेंटेड टू ए बैंक, जाहिद एंड हिज यंगर ब्रदर, यानी कि बंगला। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, ये बंगला और ऊपर की दुकान, ये ऊपर के दोनों रेंट चाहे आप इकट्ठे कर लीजिएगा, चाहे इनको अलग रख के आप उनका 1/5 लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। रेंट चार्जेबल टैक्स का आपने 1/5 लेना ना, दूसरा भी तो अपार्टमेंट है, वो कौन सा कोई ग्राउंड है, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो उसका भी लेस हो, चाहे इनको अलग रख लो, चाहे इनका सबका इकट्ठा करके निकाल लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्या ना, ये चारों, चले देखिएगा, इसका इसका हम जो जो ये जो बंगलो है इसका रेंट भी साथ ही ऐड कर लो। पहले तो ऊपर उसका नॉन रजिस्टर्ड एडवांस निकालो ना, ऊपर के रेंट का नॉन रजिस्टर्ड एडवांस निकालो, क्या है भला, एक हो गया मेरे बच्चे, कितना वसूल किया उसने, 3 लाख, 3 लाख रुपया माइनस, जरा कीजिएगा 1,75 का 1/10, आपने तीनों का कर दिया, 500 सालों का इकट्ठा कर दिया, ये सबका यही आ रहा है मेरे बच्चे। आप सब लोग कैलकुलेटर मेरे बच्चे आपके पास होने चाहिए ये कैलकुलेशंस के लिए। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका 87,500 बना, 87,500 लेस कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कितना ऐड होगा रेंट, 21,250, कह रहे 21,250, यही आ रहा है सब। तो बड़ा नेक्स्ट उसका देखेंगे, चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको लहदा करके प्रॉपर्टी ले आओ, इस वक्त मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये अमाउंट है, इसका 1/5 कर लो, चाहे बाकी अमाउंट ऐड करके उसका दोनों का 1/5 कर लेना, बात सेम ही आनी है तकरीबन। अच्छा, मेरे पास से दूसरा रेंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और रेंट है, और वो किसका है, बंगालो का, बंगालो, है बेटा, वो क्या है, कहता है कि ए बेंगलो वाज रेंटेड टू बैंक, जाहिद एंड हिज यंगर ब्रदर आर जॉइंट ओनर ऑफ बंगलो, यार क्या है बंगलो, बंगला, बस बंगला ही बोलो यार, दिक्कत ही है इसको बोलने में। कहता है कि जॉइंट ओनर ऑफ द बंगला इन द रेशियो ऑफ 60-40। देखिएगा, जिस रेशो में जिस तरह तरतीब दी होगी और जिस तरह नाम लिखे होंगे वही उनकी रेशो, यानी कि जिसका पहले नाम आ रहा है उसका 60% और जिसका दूसरे नंबर पे आ रहा है नाम उसका 40%। तो मुझे बताएं यहाँ पे जाहिद का कितना है वाला, इस बंगले में जाहिद का 60% हिस्सा है और उसके यंगर ब्रदर का 40%। अच्छा, नीचे देखो, दोनों का कैलकुलेट करवा रहा है किसी एक का इनकम, जाहिद की, मुझे सिर्फ एक बंदे को कंसिडर करना, दूसरे बंदे का कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस इसका हिस्सा कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे लेके आना। अगर वो कहता दोनों का था, दोनों का कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ले बेटा। तो द एनुअल रेंट एग्रीड विद द बैंक वाज ₹6 मिलियन, यानी कि जो बैंक के साथ रेंट एग्री हुआ है वो कितना है, 6 मिलियन, 60 लाख, विच इज इंक्लूसिव, यानी कि इसी अमाउंट में, अच्छा ये लिखा था ना विच इज एक्सक्लूसिव, यानी कि उसमें वो चीज शामिल नहीं थी, इंक्लूसिव मतलब एक और चीज शामिल है इसमें, और वो क्या है, ₹1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी, यानी कि इस 6 मिलियन के अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से इसका शामिल है। अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं, वर्किंग मंथ, और ये रेंट कितना बोला बंगले का, 6 मिलियन, और इसमें से लेस क्या करो, क्योंकि वो यूटिलिटीज वाला निकाल दो ना, हमें तो रेंट चाहिए ना, रेंट का हिस्सा करेंगे पहले उसमें, तो यूटिलिटीज कितना बोला, 12 लाख रुपया, कितना रह गया, 48 लाख रुपया। अब इस 48 में से मेरे बच्चे 40% जाना है उसके भाई को, हमें 40% से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर दो, इस 48 लाख का यानी कि शेयर
चाहे वहां पे लिख दीजिएगा, वहां पे यहाँ पे लिख दीजिएगा शेयर इन जो भी है बंगलो उसके रेंट का, वो कितना आएगा मेरे बच्चे? 48, 60%, 28, ठीक हो गया मेरे बच्चे? कोई कोई एडवांस एडवांस, ये देखो, ये जो अमेनिटीज वगैरह वाला आ जाएगा ना, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसके लिए जो खर्चा वो दे रहा है ना, वो भी मेरे बच्चे उसी में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से लेस होगा। अगरचे आपने पूरा कैलकुलेट करना है, यानी कि अब दूसरी आपने वर्किंग दो, यहाँ पे हमारी एक और वर्किंग होगी मान लो कि वर्किंग नंबर 2, और वर्किंग नंबर 2 में आपने क्या करना है? वो वहां पे दिखा दीजिएगा, ये वर्किंग 1 में 48 का मैंने लेकर आए हैं वहाँ, उसको दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि उसको पता चल जाए, चाहे इसके सामने वर्किंग 1 भी लिख दीजिएगा सो, ताकि उसको आइडिया हो जाएगा 48 कहाँ से है। खैर, वर्किंग 2 देखिएगा मेरे से, ये किसकी आएगी बोला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी कितनी है, कितनी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 12 लाख रुपए, लेकिन ये दोनों भाइयों का है, आपने एक का कैलकुलेट करना है, याद रखना। इनकम भी तो दोनों की जाएगी ना, एक के खाते में थोड़ी जाएगी। मुझे बताएं, इसका 60% निकालिए। शेयर ऑफ जाहिद 12 लाख का कितना बड़ा? 60%, कितना आएगा मेरे बच्चे? 7,20,000। ये क्या आ गई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे खर्चा भी है, और खर्चा उसने देखो, खर्चा उसने एक चीज बोली, जाहिद पे ₹35,000 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, दोनों वो खर्चा शेयर करते होंगे, लेकिन जाहिद का बता रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि दोनों ये पे कर रहे हैं, वो कह रहा है कि इस खर्चा जो होगा इसका, जो भी जितना जा रहा है, उसमें से 35,000 पर मंथ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग 2 के अंदर, क्या इसमें से लेस करेंगे? लेस डिडक्शन कितना बोला? 35,000, 35 या 37? 35 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा मेरे? 4,20, फिर कितना निकला? 3 लाख रुपए। ये क्या आएगा बोला? इनकम फ्रॉम, तो वहां पे जाके हम बता देंगे उसको, आखिर पे जाके ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम। पहले इधर आओ, ये बड़ा जरा निकालिएगा रेंट चार्जेबल टैक्स। अच्छा, ये चाहे लफज टोटल रेंट लिख देना, जो मर्जी लिख देना, हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि वो इसके लिए सही लफज यही है। आपको जो मुनासिब, चाहे कुछ भी ना लिखिएगा इसको, फिर वो बुरा नहीं मानेगा, याद रखना। 33,82,250, ये हमारा आ गया रेंट चार्जेबल टैक्स। अब मेरे बच्चे इसमें से लेस क्या करना आपने? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कुछ दे ना दे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो देगा, क्योंकि इसके अलावा स्वाद बनना ही नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। मेरे बच्चे बताएं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 33,81,250, 1/5, 6,76,250। कोई और खर्चा जो ऐसा हो जो आपको लग रहा हो लेस में? और तो कुछ नहीं। चलो मेरे बच्चे कीजिएगा इसका। 27,00,000, 27,00,000, अच्छा। अच्छा, ये ना अगेन, जब भी कोई दूसरी इनकम देना, कल भी हमने डिस्कस किया था, कोशिश क्या करो फिर इनकम के मामला तो लेना, और ये सारी चीजें आप कहाँ पे जाके उसको दिखाओ? वर्किंग के अंदर। अगरचे यहाँ पे कोई मसला, ये इनकम आ गई ना, आप क्या कर दो? ऐड क्या करनी है? ऐड कर दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हालांकि आप क्या कर सकते थे, उसका नाम लिखते, सबसे पहले हम लिखते ऊपर, मान लो कि ये जो प्रॉपर्टी कहीं से वर्किंग उठा के ले आते, वर्किंग इसकी बना लेते पूरी, है नोट 1 कर लेते, आगे उसकी सब मजीद सब वर्किंग कर लेते, वर्किंग 1 वर्किंग 2, नोट 1 इसको दे देते, नोट 1 से लाके हम ये इनकम वहां पे ऐड करते, जो जहां पे ये नाम से हम ऊपर लिखा हुआ, और उसके बाद मेरा से चलें इधर ऐड कीजिएगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे बच्चे, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करता हूँ आप। बेटा मैं थोड़ी देर क्लास में हूँ, मैं कॉल करता हूँ आप। नहीं बेटा, इनकम फ्रॉम मदर सोर्स कितनी आई बेटा? उसको बताएंगे वर्किंग टू में जाके देखो। और वो कितनी लेकर आए हम? 3 लाख रुपए। ये मेरे बच्चे उसकी क्या निकली टोटल इनकम? 30, 30 लाख। 5,000, ये उसकी टोटल इनकम निकली। लेस क्या करना है इसमें से? जक़ात यानी कि डिडक्टेबल अलाउंस वो है ही, तो यही क्या निकलेगी उसकी? टैक्सेबल इनकम। हाँ, अगर वो लाइबिलिटी कैलकुलेट करता तो यही हमने किस रेट, किन टेबल में जाके देखना था उसको? नॉन सैलरी वाले रेट, क्योंकि सैलरी तो है ही नहीं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे यकीन कर लो, यही कुछ है प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं। ऐसी चीजें होंगी। जी जी। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा इन बच्चों ने लिखाया यार, ये 675,250। अच्छा चले, तो जो भी है ये थोड़ी बहुत ये मिस्टेक को सही कर दीजिएगा। पता नहीं किस बेशर्म ने लिखाया था। नहीं बेटा, नहीं ये ना कहना कि सर अब हम लिखवाएंगे नहीं आपको, आप हमें बाद में बेशर्म कहते हैं। ये मेरे बच्चे इंशाल्लाह फिर हम एक सवाल करेंगे जब कल दोबारा इकट्ठे होंगे। प्रॉपर्टी के 5 पेपर इसी तरह। अच्छा, हालांकि तो कोई 2-3 सवाल कर लेना काफी होते हैं, याद रखिएगा। वैसे अगर हम देखें तो 2-4 सवाल मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि हम, क्योंकि इतना फास्ट है नहीं जितना पहले होता। पहले तो महीने में खत्म करते थे, अब ये टाइम है, हम इसलिए थोड़े से ज्यादा भी सवाल कर लेंगे, कहीं ना कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग हो ही जाती है ना। लेकिन आपने खुद भी कुछ करना है, और वो खुद क्या करना है? क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक करने की कोशिश की? उसको डाउनलोड कर लिया क्या? वहाँ पे सवाल है इसके प्रॉपर्टी के कुछ? तो उसको करने की कोशिश की थोड़ी बहुत। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा मेरे से, सवाल सेंड कर दिया करो, जो भी अगर हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो मुझे कि सर ये बताएं वहाँ पे फलानी ट्रीटमेंट, अगर खुदा ना खासा उस वक्त फौरन मुझे नहीं उस अमाउंट का ये चल रहा कि किस तरह, मैं खुद जाकर उसको कंसल्ट करके आपको आंसर कर दूंगा, देख लूंगा उसमें कि किस चीज को क्या कहाँ से लेस कर रहे हो। ले बेटा, याद करें कल हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था, और उसके अंदर हमने कहा था कि टैक्स का मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करना है ताकि गवर्नमेंट इस घर को चला सके। तो 2 तरह के मकसद होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होता है रेवेन्यू पर्पस के पैसा कमाएगी, और दूसरा होता है डेवलपमेंट पर्पस के लोगों यानी कि इस मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सादा अल्फाज में यानी लोगों के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाएगी। दोनों तरह के मकसद हो सकते हैं। लेकिन बेटा जो डेवलपमेंट पर्पस का वो हमने कल डिस्कस किया था, याद करें। रेवेन्यू तो ये था ना, ये पैसा इकट्ठा करना, और डेवलपमेंट क्या था? ये सारे पॉइंट्स। और याद करें मैंने आपको बोला था, ये मेरे बच्चे बहुत पूछता है पेपर के अंदर। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से कुछ ना कुछ तो पूछना है उसने, बगैर इसके तो सवाल पेपर आएगा नहीं। अब जब पेपर में यहाँ से सवाल आएगा, सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 1 और 3 से। टू अजीबोगरीब सा है, वो अथॉरिटीज रटा है अजीब सा। और ये नहीं कहेंगे वहां से आएगा नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है, लेकिन वो अजीब से ही रटा है। इसलिए चैप्टर 1, 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। ये बड़ा, कल हमने ये सारा पढ़ लिया था अगर आपको याद। लेकिन यहां से मेरे बच्चे उसने क्या किया, 1-2 दफा सवाल ये वाला बनाया, इलिस्ट्रेशन जो दी है यहीं से उसने क्या किया, अपने कुछ सवाल बनाए। उसने क्या किया, कहता कि मैं आपको ये कहूंगा, ये इस तरह की ये चीजें दे दूंगा, और आपसे पूछूंगा कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के टैक्स लगा रही हो, गवर्नमेंट का इसके पीछे टैक्स लगाने का मकसद क्या है, वो आपने बताना। तो वो मकासद मेरे बच्चे यहाँ पे उसने बता रखे हैं, और कुछ पास पेपर के अंदर सवाल नजर आएंगे जो हम यहाँ पे करेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि किस टैक्स लगाने का मकसद क्या है। अब मेरे बच्चे उसने कहा कि टैक्स ऑन सैलरी जब लगाती है गवर्नमेंट का मकसद क्या है? सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना, और कोई मकसद नहीं होता। जब सैलड पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पैसा है, क्योंकि सैलड वाले से पैसा लेके, टैक्स लेके आप कौन सी कौम की भलाई कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। इसका और कोई मकसद नहीं होता, याद रखोगे इस बात को। इसी तरह एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। अच्छा देखो, मैंने आपको उधार दिया, अजीम कर लो मैंने आपको उधार दिया, लेकिन उधार पकड़ के मैंने कैश में ले लिया। अब आपके पास तो पैसा आ गया, आपके पास जो भी पैसा होगा गवर्नमेंट कहेगी बताओ ये कहां से आया, क्या तेरी इनकम है? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, मैंने तो उधार लिया है। तो गवर्नमेंट कहेगी उधार तूने कैसे लिया, दिखा कोई चैनल कहां से लिया। मैं कह नहीं नहीं सर, दोस्त है कैसे ले लिया उसको। गवर्नमेंट कहेगी नहीं ये गलत कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह कैश में किसी से उधार ले लिया, इसको भी हम आपकी इनकम समझेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐड करो और इसके ऊपर टैक्स दो। कहेगा यार मैंने तो उधार लिया है।
कहेंगे जो मर्जी था, आपको कैसे उधार लेना चाहिए था, बैंक के थ्रू। अगर आपने बैंक के थ्रू उधार नहीं लिया तो हम इसको क्या समझेंगे, आपकी इनकम समझेंगे। अब गवर्नमेंट इस तरह क्यों आप लोगों को कह रही है कि उधार भी क्या करो, बैंकों के जरिए लो, ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, पैसा किससे किसके पास जा रहा है उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो हो। हमें पता ही नहीं होता कि पैसा कैसे मूव कर रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है हर चीज डॉक्यूमेंट में आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है ये जितने बैंक हैं ये बैकएंड में जाहिर बात है गवर्नमेंट के इदारे और गवर्नमेंट के साथ ही अटैच है। तो वो उनका पूरा मनी ट्रेल लफज होता है ना, मनी ट्रेल, यानी कि मनी ट्रेल आपका बन रहा हो पूरे का पूरा, कि कहाँ से कोई अमाउंट आप कमा रहे हो और कहाँ पे जा रही है। तो हर चीज का आप उसका रिकॉर्ड बन जाए, तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आएगी जो बैंक के थ्रू हो रही हो। जो नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू आप कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्या पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो चीज बैंक की तरफ होके आई गई, वो पक्की बात है गवर्नमेंट के पास भी जा रही है सारी खबर। याद रखोगे, यानी कि ये मकसद आपने खुद बताना पेपर के अंदर। उसके बाद टैक्स ऑन मोबाइल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के ऊपर, मोबाइल एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाने का मकसद क्या हो सकता है। मोबाइल एसेट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। अभी मान लो ये आप लोग इस जगह के मालिक हो, अब यहाँ पे आपको कौन से मोबाइल एसेट नजर आ रहे हैं, इस बिल्डिंग के अलावा जो कुछ भी है सब मोबाइल है। अगर हम बात करें, इस बिल्डिंग ही है ना, बिल्डिंग और जमीन, इसके अलावा तो सब क्या है, मोबाइल है ना। तो मेरे बच्चे ये इन एसेट्स को, मेरे बच्चे इनके ऊपर टैक्स लगाना। अगर आपने एसी ला के लगाया होगा और गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, इसके ऊपर टैक्स लिया होगा। है इसी तरह बाकी चीजें ला के हमने खरीदी, गाड़ियां खरीदी, ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, इसके ऊपर टैक्स लगाया होगा। ये मकसद क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो बंदा इस तरह की मोबाइल एसेट बना रहा है, घर के अलावा बाकी चीजें इस तरह की बना रहा है, तो जाहिर बात उसके पास पैसा है तो एसेट बना रहा है ना। तो जब वो एसेट खरीदे, हम उसके ऊपर टैक्स लें, ताकि उन लोगों तक इसका, मान लो कि उन लोगों तक भी ये पैसा पहुंचाएं जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर खर्चे जिनके पास शायद मोबाइल एसेट्स नहीं है। तो इस मकसद के मेरे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि याद रखना बस ये बात, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि इन लोगों से पैसा लेकर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो बेचारे हकदार हैं, माड़े बंदे। याद रखोगे इस बात को। यानी कि मोबाइल एसेट के ऊपर टैक्स लगाना मकसद क्या होता है, पैसा लेकर, आपसे लेकर दूसरों को लेना चाहते हैं, और तो कोई है नहीं इसमें। उसके बाद कहते हैं कि हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना। कहते हैं इसका मकसद क्या है भाई, आप जो यहाँ के एक तो मेरे से उसको डिस्करेज करना चाहते हो कुछ चीजों को। और इसमें ये भी मकसद हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लोकल उसको इंडस्ट्री को, लेकिन लोकल इंडस्ट्री क्या आएगी यहाँ पे, क्योंकि लग्जरी आइटम्स हैं हमारे यहाँ पे बनती को नहीं। क्या करें, कहता है कि रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। जितनी ज्यादा आप बाहर से चीजों को इंपोर्ट करोगे, उतना ही हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है वाला, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फर्क होता है। ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है। वो कहते हैं ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, जैसे चाइना जैसी गवर्नमेंट का है। वो उनकी इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो उनके पास ट्रेड डेफिसिट नहीं होता बल्कि सरप्लस होता है। अब यहाँ पे भी यही इसी चीज को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीजें खतरनाक होती हैं, बाहर से चीजें आ रही हैं, यहाँ से जरे मुबादला बाहर जा रहा है। गवर्नमेंट की चाहती होती है बाहर से पैसा पाकिस्तान में है, इसलिए लग्जरी चीजों को इंपोर्ट करने के ऊपर टैक्स लगाना, ये इनको इंपोर्ट करने से ही डिस्करेज करना है। ना ऐसी चीजें बाहर से मंगवाओ महंगी, और ना ही बाहर पैसा दें। और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो जरा थोड़ा सा गुड नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा। इसी तरह कहता है कि अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कोई बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा करता है ना मेरे बच्चे, उसको उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट जैसी चीजें अलाउ की जाती हैं। टैक्स क्रेडिट क्या होता है वाला, जो सीधा टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है। वो कहते हैं हम क्या कर देंगे, इसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे कुछ इस तरह, या जितना, चलो मान लो टैक्स क्रेडिट के अलावा चलो टैक्स क्रेडिट को रहने दो, वो कहेगा जितना रिसर्च एंड इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करोगे, आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर देंगे। टैक्स क्रेडिट वाले अल्फाज में वापस ले रहा हूं मेरे बच्चे, किसके तौर पे अलाउ करेंगे, एक्सपेंस के तौर पे। अब देखो, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो उससे आपके कैपिटल नेचर के एसेट्स बनते हैं, जो आपको साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, वो आपका एसेट होता है। अगरचे आपका एसेट बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है टैक्स के मामले में, वो कह रही है इसको एक्सपेंस आउट कर दो। याद है ना कि कुछ एक्सपेंस आउट क्या होते हैं, जो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमारी डेवलपमेंट है ना सर, ये तो खर्चा तो ना हुआ, आप तो हमें गलती से फायदा तो नहीं दे रहे। कहते हैं नहीं नहीं, हम जान के दे रहे हैं, ताकि आप लोग मुल्क के अंदर रिसर्च एंड इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाओ, है, और कुछ चीजें कुछ बने, कुछ इंप्रूव हो, उसके ऊपर जितना पैसा लगाओगे हम खर्चे के तौर पे आपको अलाउ कर देंगे। और आप क्या करें, जब हमें प्रॉफिट वो दोगे ना, टैक्स दोगे, जिस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स दे रहे होंगे, उसमें से मजीद ये रिसर्च वाले एक्सपेंस भी लेस कर देंगे, अगरचे वो एक्सपेंस नहीं होता। याद रखोगे इस बात को। करना क्या चाहते हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ताकि इदारों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जिससे बेहतरी आए इदारों के अंदर। वो करते नहीं खर्चा इन चीजों के ऊपर। उसके बाद कहता है कि जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के ऊपर ये तो आज पता चलेगा ना, आज टैक्स वहां पे चल रहा है बजट, इधर हम टैक्स पढ़ रहे हैं और उधर बजट चल रहा है, तो पता चल जाएगा। एक्सपोर्ट्स की 0% भी सुनने में आ रहा है कि इसको खत्म कर रहे हैं, इसका 0%। पता नहीं क्या करेंगे, अभी शाम तक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिएगा, कह रहा है कि जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। अभी जो बंदा भी पाकिस्तान से बाहर चीजें एक्सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट से उससे टैक्स लेती है सिर्फ 0%। कितना टैक्स होगा? सिर्फ 0%। अब आप कहेंगे सर इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलता है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट को फायदा नहीं मिलता, उस बंदे को फायदा है। गवर्नमेंट सिर्फ उस बंदे को फायदा देना चाह रही है जो एक्सपोर्ट करता है। इसका जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा सेल टैक्स के अंदर, जो कि आपने ईद के दिनों के अंदर लेक्चर सुनने हैं, वो अपलोड हो गए हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1.75 की स्पीड रखे, एटलीस्ट चलो ये हाफ कर लो, या 1.75। सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है उसको सुनना। यकीन कर लो, मैं आपको पूरी उससे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह पेपर पास होने के कोई 20 से 30% चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। अगर आपको पहले लग रहा है कि पेपर पास होने के मेरे जो चांसेस हैं 50-50 हैं, मेरे बच्चे इंशाल्लाह वो बढ़ के 70-80% हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेल टैक्स आप एक दफा सुनाओ, ताकि वो दोबारा रिवीन हो जाए। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एरिया मेरे बच्चे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, तो उसको सिर्फ सुनाना एकदम, ताकि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, जब उसकी बारी आएगी उस वक्त रिवीजन हो जाए, आपको कोई बात ऐसी नहीं लग रही हो कि कोई नहीं है, और आप यहाँ पे क्रिटिकल इसलिए नहीं करेंगे बैठ के। आपको पता होगा यहाँ पे सर ने कुछ ऐसी वहां भी बात बताई, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लोगे, उतना ही आपको फायदा। देखो छुट्टियां हम थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना कर लेना यार, सारा ना से जितना हो सके वो तो कर लेना कम से कम। अभी आप पे है, आप कोई कितना सीरियस है इस मामले में अपनी स्टडी को लेकर। ये तो 2 दिन है, 3 दिन, 3 दिन निकाल दो, 10 दिन है भाई, 7 दिन बाकी क्या करने हैं, 10 भी शायद 11 दिन है। ले बेटा, तो जीरो रेटिंग ये हमें सेल टैक्स से जाके पता चल जाएगा कि हम इन लोगों को 0% क्यों टैक्स चार्ज करें। सर जीरो भी क्यों है, नीली कर देते ना, वैसे खत्म करते हैं, नहीं उसका मकसद होता है 0% लगाने का भी मकसद है। उसके बाद कहता है कि ट्रेड क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव। देखो ट्रेड क्रेडिट, सॉरी टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू, याद है मैंने आपको बताया था 3 तरह की चीजें हैं। एक है डिडक्शन या खर्चे जो आपकी रेलिवेंट हेड में इनकम को कम करें। एक है डिडक्टेबल अलाउंस जो आपके टोटल इनकम को कम करेंगे। एक है टैक्स क्रेडिट, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम किया करेगा। यानी कि जो आप रेट लगा के टैक्स निकालोगे उसमें से मजीद आपको एक चीज लेस करने की इजाजत होगी। हालांकि वो पैसा उठा के सीधा लेके जाके किसको देना है हमने, टैक्स लायबिलिटी जो निकाली गवर्नमेंट को देना। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अच्छा तूने फलाना काम किया है, चल हमारे टैक्स में से पैसे काटते हैं। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। उससे पीछे जो आए वो आता है हमारा डिडक्टेबल अलाउंस, जो टोटल इनकम को कम कर देता है, चाहे जिस मर्जी हेड से कमाई हो आप। और उसके पीछे क्या आता है, हमारे डिडक्शन। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या चीज बना, टैक्स क्रेडिट है, कि जिसके और चैप्टर पढ़ेंगे हम कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो टैक्स क्रेडिट कह रहे हैं कि टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, अगर आप उनको किसी तरह का चंदा दोगे, डोनेशन दोगे, तो मेरे बच्चे वो क्या क्या अलाउ हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट के तौर पे। यानी कि हमारी इस साल में जो टैक्स लाइबिलिटी बनी थी टैक्स रेट लगा के, वो 1 लाख रुपए बनी। और हमने कहा कि सर हमने 50,000 ईदी वालों को भी तो दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त काम किया, हमारे पैसों में से वो 50,000 रखे टैक्स क्रेडिट के तौर पे। यानी कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, शौकत खानम भी है उसमें, ईदी भी है, छिपा वाले भी हैं, जेडीसी भी है। इस तरह के जो इदारे वाकई ही लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो इदारा क्या कर रहा हो, 50,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख का खिलाना है, तो ये भी भला है। यार वो बंदा ज्यादा काफी एक्टिव है, वो बंदा, उसके बहुत अच्छे काम है कहीं, शायद हम कुछ अच्छे कामों को वो नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते। उसकी इस चीज ये इसलिए किया है कि क्योंकि बात का एक बंदा महंगे फलों पे शोर कर रहा हो, उसके बाद महंगे शुतुरमुर्ग खरीद के खिला दे, लोगों को इस चीज पे गुस्सा आता है। यार कम से कम आपकी अपनी बातों में तजाद नहीं आना चाहिए। लेकिन इंसान है ना भैया, कोई माफी भी तो होती है ऐसी बातों की। उसने कभी फल वालों का बाइकआउट किया था रमजान में, कि फल नहीं खरीदते, तो नुकसान किन का हुआ, बेचारे फल फरोशों की। कितना का कमा लेते होंगे वो भी, चलो मान लो कि उन दिनों में जो भी है, एक बंदा है उसके पास अल्लाह ताला ने वो दे रखी है, कोई कर रहा है यार, वो अलहदा मामला। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि उस दफा फल वालों को फल रोक दिया, वो ना खरीदो, महंगा बेचते हैं। और तूने शुतुरमुर्ग इतने महंगे लेकर 50 वाला 1.5 लाख का खरीद के क्यों खिलाया लोगों? तो
खैर अब आपको पता, लोग थोड़ी माफ करते हैं, सोशल मीडिया का दौर। अब पाकिस्तानी टीम कल के कह रहे हैं कि रिजवान ने आज तक किसी अच्छे उसमें जहां पे इनकी जरूरत हो, इन्होंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया। हालांकि यही रिजवान और बाबर एक मैच के अंदर दोनों ही पूरा मैच जिता के इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर ही बाहर आ गए। पूरे का पूरा स्कोर इन दोनों ने कर दिया था, 151। लोग भूल जाते हैं मेरे बच्चे हैं, पता नहीं जो भी था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया बड़ी बला चीज है। जो जिस तरह कोई चीज बना देगा, पोस्ट लगा देगा, अगला ठका ठक ठका ठक शेयर चल रहा है, कोई नहीं पीछे मुड़ के देख रहा कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैंने एक पोस्ट वो लगा दी अनवर मकसूद साहब की, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की जहाँ पे वो कहा कि सानिया तो पाकिस्तान में बड़े हुए हैं 9 मई के अलावा। तो मैंने उन्होंने लिखा हुआ लगाया, उनकी वीडियो नहीं थी, लेकिन मैंने वीडियो सुनी हुई थी, मुझे पता था उन्होंने ये बातें की हैं। अच्छा, मैंने वो लगाई, थोड़ी देर बाद पीछे नीचे आ गया, कहता सोर्स बताओ। एक बंदे का नीचे वो आ गया, मैं कभी फेसबुक पे लगा के ना, मैंने कभी कमेंट देखे ही नहीं, कोई क्या रहा है। लगे रहो भैया, ये तो एक बहस ना खत्म होने वाली है। अब मुझे, मैंने तो सुना हुआ था, मैं क्यों लगाता उस तरह, क्योंकि इस तरह के कीड़े हर जगह पे पाए जाते हैं। अब मैंने वहां पे वीडियो का लिंक लगा दिया, उसके बाद कभी उसका कोई ये नहीं आया कि चले बहुत शुक्रिया आपने, नहीं, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। यानी कि मतलब बस लोग ढूंढते हैं कोई फंसे बंदा कहीं ना कहीं। यार वापस हाँ, क्रिटिसाइज तो वहां पे मेरे पास चलाने की बात। Lebron कहता है कि टू टेस्ट डोनेशन ऑफ कह रहा टू प्रमोट कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन। लोग क्या करते हैं, देखो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देने वाले लोग हम हैं। लेकिन ज़कात देते किन को हैं? जहां पे कोई बंदा, कोई खुदा ना खासा रो रहा हो, जहां पे किसी बंदे की रेडी का सामान सारा जमीन पे गिरा हुआ हो, उस बंदे को कहते हैं भाई इसको पैसे दो, तो ज़कात मैंने किसी और को देनी, इसको दे दो। हालांकि वो बंदा यही काम करता है सारा दिन, रेडी का सामान जहां पे कोई दिल करता है उसका वो उल्टा के फिर वहां पे बैठा रहता है, ताकि लोग आए और उस पर तरस खाएं और उसको पैसे दें। ये जितने सड़कों पे बैठे हुए लोग, 99% ये प्रोफेशनल भिखारी हैं। और शायद जो बंदा पैसे दे रहा होता है उससे भी कहीं ज्यादा अमीर होते हैं ये लोग, है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, वो तो सफेद पोश है मेरे बच्चे। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको गली के अंदर कोई कूड़े में से कुछ चीजें चुनते हुए नजर आएंगे, किसी से नहीं मांग रहे वो लोग। कभी इनसे बुला के पूछे तो सही, मेरे बच्चे आपकी मजबूरी क्या है कि आप इस उम्र के अंदर, जहाँ पे ये छोटे छोटे हाथ जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, ये कूड़ा क्यों इसको वो कर रहे हैं, यहाँ से कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कभी ऐसे बच्चों से पूछो, फिर आपको पता चलेगा इन लोगों की मजबूरियां क्या है, ये कौन लोग हैं, और उसके लिए उन्होंने इन बच्चों को वो किया हुआ है ताकि खुदा ना खासा इस तरह मांगना ना पड़े, है। ये होते हैं मेरे बच्चे सफेद पोश लोग, जिनका हक है। लेकिन हम इस तरह तो करते को नहीं। वहां पे जो बंदा आके सबसे ज्यादा, और बंदा बैठा हो गाड़ी के शीशा इतनी जोर से मारेंगे जैसे अल्लाह माफ करे कर्जा नहीं दिया इसका मैंने, है, पता नहीं कितने अरसे से मैंने इसे उधार लिया और पैसे वापस करने हैं इसके। तो खैर मैं ये नहीं कहता, अल्लाह माफ करे, हर बंदे के अपने अपने हैं। तो अब वो थोड़ा सा जब आपकी तरफ आ रहे होंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, जब पैसे ले लेंगे, गाड़ी चल पड़ेगी, भाग के साइड पे हो जाएंगे। कहेंगे ले, यार यार तेरे तो पूरी शक्तियां तो पूरी थी तेरे अंदर, है, तो मेरी तरफ वो मान लो कि वो लंगड़ाता हुआ आ रहा है। देखो उनका तरीकाकार है मेरे बच्चे, वो प्रोफेशनल्स हैं। खैर वापस तो हम कहते हैं कि सिर्फ वही इदारे जिनको, देखो देखो गवर्नमेंट क्यों कर रही है, देखो गवर्नमेंट ने आपका पैसा लेकर आपसे कहाँ पे लगाना है, आप लोगों के ऊपर, आपकी वेलफेयर के ऊपर। और वो इदारे भी गवर्नमेंट वाला ही काम कर रहे थे, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। काम वो गवर्नमेंट वाला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमने भी तो आप पर नहीं लगाना था, अगर उन्होंने लगा दिया, बात एक ही है, आप हमें दे दो चाहे उनको दे दो, लेकिन हर एक नहीं, जो हमारी लिस्ट में शामिल है उन्हीं लोगों को देना। याद रखोगे? और ये किस चीज को कहता है, डिस्करेज कर रहा है, ताकि हर ऐरे गहरे को उठा के आप ये डोनेशन वगैरह ना दें। याद रखोगे? लेकिन वो जो लोग ऐरे गहरे नहीं होते मेरे बच्चे, जो सफेद पोश, ये हुकूमत के मान लो कि ये भी आपको, इनको भी दो, लेकिन उनका मेरे बच्चे, उनका भी बहुत हक है। जब उनको, इनको तो बाहर से भी आ जाते हैं, दूसरे मुल्कों से भी पैसे आ जाते हैं, लेकिन उनको बेचारों को कोई दूसरे दूसरे मोहल्ले से भी नहीं आते। वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद उन्हीं लोगों से लगा के बैठे होते हैं जो उनके इर्द गिर्द उस मोहल्ले के ही लोग हैं, जो उनके बारे में जानते हैं। ले बेटा, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, हमारे ना गली में मैंने देखा तो एक 3 बच्चे छोटे छोटे, 2 बेटियां, एक बेटा, छोटे से, इसमें बड़े भी, वो ये काम कर रहे थे। मैंने उनको बुलाया कि बेटा आप लोग तो इस उसमें स्कूल जाना चाहिए, आप लोगों को, पठान बच्चे थे बहुत प्यारे, तो आप लोगों को तो स्कूल जाना चाहिए, तो आप मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हो, वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारे जो वालिद हैं उन्होंने दूसरी शादी की हुई और हमारी वालदा अकेली रहती।
तो खुद सोचें, ये लोग हैं बेचारे। लिमिट कहता है कि टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स पर, अच्छा टैक्स क्रेडिट, अगेन लफ्ज क्या लिखा हुआ है, टैक्स क्रेडिट, तो फिर ये कहां से जाके लेस होगा वाला, टैक्स लाइबिलिटी। कहता है कि ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज, यानी कि कुछ ऐसी वो होंगी, कहेंगे फलानी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, हम उसके ऊपर भी क्या करेंगे, आपको टैक्स क्रेडिट दे देंगे, अगर फलानी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे हम कहेंगे, हर जगह पे नहीं। तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होंगी, जैसे उसने लफ्ज बोल दिया कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदो, हैं जाके ये देखेंगे हम कैपिटल गेन के अंदर। कहता है कि टैक्स एग्जेम्पशन, ये तो उससे भी बड़ा फायदा है, यानी कि सिरे से आपसे हमने टैक्स लेना ही कोई नहीं, कुछ भी एग्जेम्प्ट ही कर दिया, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, भाई कमाओ अपने घर ही रखो, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स क्रेडिट से भी ऊपर का बेनिफिट है। देखो यहाँ पे 4 बेनिफिट हमें टैक्स, सबसे पहले डिडक्शन, डिडक्टेबल अलाउंस, उससे ज्यादा बेनिफिशियल क्रेडिट, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एग्जेम्पशन, कि जो कमाओ अपने पास ही रखो, कुछ भी हमें देने की जरूरत नहीं। प्रमोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे कहता है कि चलो टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर भी लिख सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला भी लिख लिया कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जो यहाँ पे मुल्क के अंदर सॉफ्टवेयर बना के बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। मकसद क्या चाहते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर लोग काम करें, सॉफ्टवेयर बनाएं और बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करें, और बाहर से उनको पैसा आ जाए, वो भी मुल्क में आ रहा था, हम उनसे कुछ नहीं लें। जैसे गवर्नमेंट ने एग्जाम किया था टैक्स कोविड के दिनों में, जो भी बंदा कोविड के इक्विपमेंट्स बना के बेचेगा, लोगों को प्रोवाइड करेगा, बेचेगा मतलब, हम उनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इमरान खान ने ये काम किया था ताकि लोग क्या करें, वो देखो मास्क भी वहां पे 150-150-200 रुपए का मास्क मिलता था, आम वही मास्क अब 5 रुपए का भी मिलता है, जो उस वक्त 70-80 रुपए का मिलता था शुरू शुरू के अंदर। फिर आहिस्ता कम होते होते वो कम से कम आखिरी दिनों में के अंदर भी उसके कोविड के वो 20-25 रुपए का मिलता था। अब वो शायद 5 रुपए में 2-3 भी दे देती। वैल्यू तो उसकी यही थी, कॉस्ट तो उसकी यही थी, है, लेकिन क्या करें, उस वक्त डिमांड एकदम से ज्यादा और वो थे कम, तो लोगों ने जो फायदा उठाया, वो मार्केट में शॉर्ट थे, हैं, मिलते भी नहीं थे, और बाहर निकले मास्क लेके। अब लोग क्या करते हैं, बेचारे रुमाल रुमाल बांध के निकल आते थे कुछ तो करना है ना, जैसे गवर्नमेंट ने सख्ती की कि हेलमेट लाजमी पहनना है, तो और जो जिसे ना पहना, और शुरू शुरू के अंदर, अभी तो चले फिर भी इतने आम से है ना, लोग क्या करते थे, वो जो क्रिकेट वाले हेलमेट है ना, तो बेचारे अंकल सारे वो क्रिकेट वाले हेलमेट पहन के बाहर निकलते थे, कुछ सर पे कुछ हो, और नहीं तो कोई ना कोई तसला रख के निकलाता था, भाई सर पे तो है ना, रोड़ा ही मुक्के, हालांकि खुदा ना खासा वो गिरा, वो तसला तो सबसे पहले लुढ़क के जाना होता, कोई भी इस तरह की चीज है, कोई हांडी हुंडी इस तरह की चीज रख लो, है। लेकिन सर गवर्नमेंट भी कमाल की चीज है, जो चीज इन्फोर्स करवाना चाहिए। लिमिट टैक्सेस एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, अभी यही डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे, मजीद उसने आपको बता दिया। कहता है कि टैक्सेस आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फॉर डेवलपमेंट, दिस इज नॉट बिकॉज रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट इज यूज्ड डेवलपमेंट पर्पस, रेदर टैक्सेस कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सम एग्जांपल्स आर, यानी कि यही एग्जांपल उठा के वो क्या, अच्छा ये जो ऊपर मेन हेडिंग और उसके नीचे जो अल्फाज है, इन्हीं को वो किसके लिए इस्तेमाल करेगा, क्वेश्चन के तौर पे, कि आप क्या कर दो, मुझे एग्जांपल दे दो कुछ, कि गवर्नमेंट टैक्स को कहां कहां पे डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसकी एग्जांपल दे दो। तो आपने क्या करनी है, फिर ये बतानी है, और वो क्या क्या है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट, और ये ऊपर की बातें हैं, ऊपर ही दोबारा लिखेगा था, जो ऊपर हमने ये पढ़े हैं ना, ये सारे ये वाले, ये वही है मेरे बच्चे, नॉन रेवेन्यू तकरीबन यही है, मिलते जुलते ही होंगे 99%। देखिएगा, बस हेडिंग याद रखें, ऊपर क्या लिखा हुआ उसके नीचे क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। क्या कहना है कि गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन एंड प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव टू सच एरियाज। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज को टैक्स फ्री जोन अनाउंस कर देती है, कहता है कि जो इंडस्ट्री भी इस एरिया में लगेगी, हम क्या करेंगे, उसको टैक्स फ्री कर देंगे, उसको उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे। सर इसका मतलब क्या है भाई, उस इलाके में इंडस्ट्रीज लगे ताकि उस इलाके में डेवलपमेंट भी हो, जिस इलाके में इंडस्ट्री लगती है वहां पे डेवलपमेंट भी होती है, रोड्स बनती हैं, बाकी कन्वेंस के मामला बेहतर हो जाते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, वर्कशॉपें बनती हैं, इलाका भी डेवलप होता है, और उसके बाद उस इलाके के लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस इलाके को टैक्स फ्री जोन या खास मुराद देंगे जो उस इलाके में जाके इंडस्ट्री लगाए, तो उनको टैक्स छूट देने में मकसद क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट पर्पज। तो गवर्नमेंट टैक्स के मामला को डेवलपमेंट पर्पज, अब लोग भागे भागे जाएंगे उस जगह में इंडस्ट्री लगाएंगे, क्यों, वहां पे क्या है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इलाका क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, लोगों को नौकरियां भी मिल जाएंगी। कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज टैक्स फ्री जोन, यही सच इंसेंटिव कुड अट्रैक्ट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हु मे ऑप्ट टू एस्टैब्लिश बिजनेस कंसर्न इंडस्ट्रियल यूनिट्स that would bring employment opportunities and overall prosperity in these underdeveloped areas.
वही जो मखदूश इलाके होंगे उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी शुरू होने से फायदा क्या होगा, नौकरियां भी मिलेंगी और इलाके में मेरे से और भी सहूलतें बड़ी सारी आ जाएंगी, इलाका खुशहाल हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी वहां। तो गवर्नमेंट किसको यूज कर रही है डेवलपमेंट के लिए, टैक्स को, सिर्फ टैक्स छोड़ रही है उस इलाके में काम करना, ऑटोमेटिकली इलाका डेवलप होना शुरू होता है। कहते हैं कि टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स वाइल टैक्सिंग द लो इनकम ग्रुप्स एट लोअर टैक्स रेट्स, कि बड़ों से लेके छोटों पे पैसा लगाओ, उनको सहूलतें दो नॉर्मली। तो यहाँ पे मकसद मेरे बच्चे, जब पैसा गवर्नमेंट ने लेकर छोटों में लगा देना, तो मकसद उनका पैसा इकट्ठा करना नहीं, वो भी यही है, डेवलपमेंट या लोगों के भले के लिए। उसके बाद वही वहीं से ऊपर से पॉइंट निकाले हुए, नई बात नहीं। इम्पोजिशन ऑफ हायर कस्टम ड्यूटी, या आज हम पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी क्या होती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। बस ये रखना, कस्टम ड्यूटी मेरे बच्चे क्या होती है, जितनी आप इंपोर्ट्स करते हो, इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स होता है, जो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स होता है, इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। और एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी होती है, पाकिस्तान के अंदर ही कोई चीज बन रही हो उसके ऊपर खास तरह का टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये एफईडी, ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह फाइनल के टैक्स में जाके पढ़ोगे। कहते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन लग्जरी आइटम आर काइंड ऑफ आइटम्स व्हिच आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। वो चीजें जो बाहर इनकॉर्पोरेट हो रही हो, बन रही हो, और वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हो, और उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने का मकसद गवर्नमेंट का क्या हो सकता है, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके, वो भी चलते रहे, और लोगों की नौकरियां और यहाँ की जो एक्सपोर्ट्स वगैरह वो इसी तरह चलती रहे। दिस प्रमोट्स लोकल मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि लोकल कारोबार भी बेहतर होंगे और इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, और शायद वही चीज हम खुद बाहर इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी, ना कि इंपोर्ट। कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। उन्होंने क्या कि हमने क्या कर दिया, टैक्स क्रेडिट अनाउंस कर दिया, जो भी मखसूस इदारों को फंड देंगे, ज़कात देंगे, डोनेशन वगैरह देंगे, हम उनको टैक्स क्रेडिट देंगे। इससे क्या होगा, वेलफेयर एक्टिविटीज और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। एजी साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। गवर्नमेंट तो ऐसा फिलहाल तो कोई सोच भी नहीं सकता, इन्होंने तो अपने इदारे बनाए हैं, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज बनाई हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो बंदा जो कर गया, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह माफ करे, जब तक ये मुल्क है और ये मुल्क भी इंशाल्लाह ता क़यामत है, तो उस बंदे का नाम रहेगा। लेकिन इन लोगों को खुदा न खासा दफनाने के बाद, शायद इनके वो जो फाते के लड्डू शड्डू खाने के बाद, सॉरी लड्डू नहीं होते फाते, तो जो भी होगा वो खाने के बाद शायद इनको लोग भूल जाएंगे। जानबूझ के लड्डू बोला मैंने, क्योंकि इनके अल्लाह माफ करे लड्डू ही होंगे, जिन्होंने पूरा मुल्क जलील कर रखा हो मेरे बच्चे। गरीब बेचारा, गरीब से गरीब तर, और हालात आपकी सोच से बाहर है मेरे बच्चे, बहुत बुरे हालात। लोग बच्चों समेत खुदा न खासा खुदकुशियां कर रहे हैं। अब बच्चों से बढ़ के क्या होता है, तो सोचो उन वालिदैन के ऊपर क्या होगा जो बच्चों के साथ इस तरह की इस हद तक जा रहे हैं, किस वजह से, हुक्मरानों की वजह से। खैर, अल्लाह ताला पनाह दे इन लोगों से, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अगर हदायत के काबिल नहीं, अल्लाह ताला इनको जल्दी जल्दी अपने पास बुला ले, क्योंकि नेक लोगों का दुनिया में कोई काम नहीं, ये नेक लोग हैं, ले बेटा, जो अपने बच्चों के लिए नेकियां कर रहे हैं। टैक्स एग्जाम्पशन टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टैक्स क्रेडिट, सॉरी टैक्स एग्जाम्पशन, एग्जाम्पल भैया किसको, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने फलाह के इदारे हैं, इनसे इनके भी पैसा आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप जो भी पैसा इकट्ठा करोगे हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप ये काम करते रहो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज, कहता है कि टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी जरी मामला से रिलेटेड कोई भी काम करेगा हम उसको भी टैक्स क्या कर देंगे, टैक्स इंसेंटिव देंगे या एग्जाम्पशन दे देंगे। जैसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर उन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है, ताकि एग्रीकल्चर मजीद बेहतर हो। अभी पाकिस्तान में जो भी चीजें थोड़ी सी आपको बेहतर नजर आई हैं, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर की वजह से हैं। हमारे मुल्क में कोई सनत नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर जो काम कर रहा है। जो अभी थोड़ी सी आपको लग रहा है इन दिनों में महंगाई कम हुई है, फलाना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बेचारे किसानों की कुर्बानी ली है इन लोगों ने, जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं सारे मामला। जिस दिन वो आगे ना सड़कों पे, उस दिन इनको पता चलेगा कि महंगाई शहंगाई सारा कुछ क्या है। तो मेरे बच्चे ये याद करना है, टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट टैक्स को डेवलपमेंट पर्पज के लिए कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकती है। यही मेरे बच्चे दोबारा बातें लिखनी है, जब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा, उसमें कुछ इजाफा भी कर देगा। यही नहीं है, ये इंक्लूड से लफज शुरू होता है कि इसमें ये चीजें, एग्जाम्पल थी ना, एग्जाम्पल और भी हो सकती, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ, ये मेरे बच्चे थोड़ा सा समझने वाला एरिया है। टैक्स लॉज की बेसिक्स क्या है, बुनियाद क्या है जिस बुनियाद पे हम टैक्स लगाते हैं, ये भी जरा थोड़ा सा देखिएगा। कहता है कि एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि कौमों की दौलत, हैज एलैबोरेटेड
फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्स, कैनन्स कहते हैं असूल को, टैक्सेशन के असूल उसने कुछ बताए हैं, टैक्स के क्या असूल होने चाहिए। तो यही चीज उठा के वो क्या करेगा, क्वेश्चन बना देगा। उसमें कहना है कि एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बता दो। तो वो ये मेरे बच्चे चार बता रहे होंगे कौन कौन से कैनन। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी क्या है कि जो ज्यादा इनकम कमाए ज्यादा टैक्स है, जो कम इनकम कमा रहा है उसका टैक्स भी कम होना चाहिए। क्या है, कहता टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। प्रोपोर्शनल मतलब इनकम बढ़े टैक्स भी बढ़े, इनकम कम हो टैक्स भी कम। ये ना हो कि इनकम कम हो रही हो टैक्स ज्यादा हो रहा, जैसे पाकिस्तान के अंदर हो। एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न एरियाज, और सारे एरियाज में वो इक्वली अप्लाई होना चाहिए सब एरियाज में। जैसे अभी गवर्नमेंट कह रही है कि जो इतने अशराफिया को, अल्फाज से सुबह वो बोल रहा था वजीर खजाना कि हम 4 अरब रुपया या इतने अरब हम अशराफिया को सब्सिडी देते हैं, वो हम खत्म करने जा रहे हैं। यानी कि अशराफिया को भी सब्सिडीज हैं। अशराफिया के लिए मुल्क में सब कुछ है, कर्जे हैं और कर्जे माफ करने की सहूलत भी है, करवाने की सब कुछ है उनके पास। नहीं तो गरीब के पास कुछ नहीं, क्योंकि वही अशराफिया इस मुल्क में कानून बनाती है। और वो उस कानून में, कोई बंदा पागल है उस कानून में खुद फंसे, उसने लोगों को फंसाना है अपने आप को। जैसे मान लो इन्होंने कानून बनाया, यही पीडीएम ने, जब ये नई नई आई ना उसमें, वो कानून अभी भी है कि अगर कोई बंदा हमारा इतने करोड़ तक करप्शन करेगा वो गुनाह नहीं है, इससे ज्यादा करप्शन होगी तो गुनाह होगा और नैब उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्यों, इन्होंने सबसे पूछा था बताओ किसकी कितनी कितनी करप्शन है। उसने कहा कि मेरी इतनी, एक ने बोला कि मेरी 65 करोड़। कहता है शर्म कर, तेरी वजह से अब हमें 65 करोड़ करना पड़ रहा, थोड़ी सी कम नहीं कर सकता था? देखो बाकियों में 30-35 करोड़ है, तूने 65 क्यों की? चलो चलो सर, है तो अपने बंदा, चलो 65 करोड़ तक जिसकी करप्शन होगी वो माफ है, इससे ऊपर करप्शन होगी वो पकड़ा जाएगा, नैब उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मतलब इस अमाउंट में कमी बेशी हो सकती है, मैं कानून आपको बता, ये कानून बनते हैं मेरे बच्चे इस तरह मुल्क में। और मैं क्या कह रहा था, आप लोग कल यही इन्हीं जगहों पे कौन होगा, आप लोग होंगे। फिर आप भी कानून बनाएंगे, फिर आप भी देखेंगे हमारी करप्शन कितनी है। लेकिन उसके बाद सर्टेनिटी, अच्छा सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। भाई किसने कितना टैक्स देना है उस बंदे को पता होना चाहिए। ये नहीं कि खुदा ना खासा मैंने कुछ कमा के रखा हो, टैक्स वाले आए वो कहेंगे राणा साहब इस वक्त हमारे हालात खराब हैं, आप सारी इनकम ही टैक्स दे दो। कहता कम से कम जिसने टैक्स देना उसको ये तो पता हो मेरा टैक्स बनता कितना है, उसको खुद भी आइडिया। इसलिए तो रेट्स दे रखे हैं कि सर जितनी आपकी इनकम है ये रेट्स लगाओ, आपको पता चल जाएगा आपका टैक्स कितना बनता है। ये नहीं कि हालात के मुताबिक जज्बात के मुताबिक गवर्नमेंट टैक्स ले। याद रखोगे इस बात को। असूल क्या है कि टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टेन, हर एक को पता होना चाहिए मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है। और इसलिए तो रेट्स दे रखे हैं, इतनी ये इनकम तो इतना टैक्स, ताकि सर्टेनिटी उसको पता हो मेरी लायबिलिटी कितनी है। नहीं कि जाएगा इनकम लेकर टैक्स वालों के सामने, टैक्स वाले सोचेंगे अच्छा इसको कितना, उसकी पैसे उसकी शक्ल आपस में मैच नहीं कर रहे, इससे ज्यादा टैक्स दे दो। पैसे और शक्ल मैच कर रहे हैं तो टैक्स कम दे दो। ऐसे ही है ना मेरे, पैसे शक्ल की इसलिए कह रहा हूँ यार, ये लग रहा है इतना तो पैसे इसका हक बनता है कमाने का। चलो यार तो हालत देखते हुए इतना पैसा तेरे पास, चल हमें दे दे सारा कुछ। होता है ना, कई लोग बेचारे गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो आप देखते हो अच्छा गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में ये बंदा बैठा हुआ तो गाड़ी और बंदा मैच नहीं कर रहा, इससे मतलब ये बंदा मालिक नहीं है। हालांकि हो सकता है उसकी अपनी मेहनत है यार, वो मालिक ही अल्लाह ताला ने जरा थोड़ा सा कबल वक्त उसको दे दिया, अभी उसने अपनी खुद की हालत नहीं संवारी, लेकिन गाड़ी ले ली, खुद की हालत भी संवार लेगा। नहीं बेटा, उसके बाद कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। अच्छा बेचारे टैक्स भी दें और लाइनों में लग लग के धूमिल दलील भी हो रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। कहता है टैक्स पेमेंट में कन्वीनियंस होनी चाहिए, अगले बंदे को सहूलत हो, है कि ऑनलाइन बैठ के अपने रिटर्न फाइल करो और ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। सर आपको बैंकों में लग के, लाइनों में लग के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। एक तो आप हमारे पूरा एहसान कर रहे हो टैक्स देके, और फिर हम ऊपर दलील भी करें जैसे बैंक वाले करते हैं। बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं बेचारे, जिन लोगों ने कोई निकलवाना हो वहां पे सारा दिन बैठे रहते हैं, पैसा भी अपना ही है और लेने के लिए वहां पे लाइनों में लगे हैं। और बास का तो वो कहते हैं लाइन बाहर तक गई होती है ईद के दिनों में, पिछले दिनों अगले देखना इन दिनों के अंदर, कि लोग बेचारे कितने जलील हो के अपना पैसा। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है कन्वीनियंस, टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट ए टाइम एंड इन ए मैनर कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर। इसलिए तो याद करो, हमने कुछ इदारों को स्पेशल टैक्स ईयर भी अलॉट किया, उनके लिए वो कहते थे हमारे लिए ये जो इनकम कैलकुलेट करना और टैक्स पे करना इस टाइम पीरियड के लिए ज्यादा मुनासिब। जैसे वो बैंक वगैरह थे या जो शुगर की एक्सपोर्ट्स वगैरह इस तरह की चीजों में थे, हमने उनको क्या किया था, स्पेशल टैक्स दे दिए। ठीक है सर, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लग रहा है, जो और कोई और बंदा भी अगर इनकन्वीनियंट फील करता था वो क्या करता था, कमिश्नर को इन राइटिंग अप्लाई कर देता, ताकि उसके लिहाज से उसको उसने टैक्स देना आपको, उसके लिए एक आसानी पैदा कर। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, और ये ना हो कि जैसे नैब है पाकिस्तान के अंदर, नैब के ऊपर अरबों रुपए का खर्चा और रिकवर क्या कर रही है, करोड़ों। भाई तेरा फायदा क्या हुआ?
यानी कि कोई काम करो, उस काम पे खर्चा ज्यादा हो जाए, फायदा कम हो। तो ये तो कोई कहता ये ना हो कि एफबीआर बनाओ, एफबीआर की खुद के जो खर्चा है वो हो करोड़ों में और इसकी जो रिकवरी हो लाखों में, तो टैक्स कलेक्शन का फायदा क्या? कहते हैं ऐसा निजाम बनाओ कि उसका खर्चा कम हो टैक्स कलेक्ट करने का और फायदा ज्यादा। इकोनॉमी होनी चाहिए, फायदा ज्यादा खर्चा कम। कहता है टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, ये ना हो कि दुनिया जान भर्ती कर लो और टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और 30 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो खाली फाइलर है, और पता चले एफबीआर के लोग हैं वो 35 लाख जो वहां पे जो काम कर रहे हैं। तो सोचो मेरे बच्चे, क्या फायदा है इसका? टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस। और याद करो कह रहा है कि इससे आपने बिजनेसेस को डिस्करेज भी नहीं करना। टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेसेस। आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर कोई बिजनेस जाके कहेगा ना सर अगर मैंने ये पैसे मेरे पास पड़े हुए और मैंने इससे फलाना ऑर्डर है जो बाहर मैंने कोई चीजें बना के भेजनी है, अगर सर मैं आपने मुझसे ये टैक्स मैंने आपको देना है, मुझे पता है, अगर मैंने ये पैसे आपको दे दिए ना, वो मैं एक्सपोर्ट का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकूंगा और मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। तो कहेंगे, फिर वो क्या कहेंगे उसको, कोई मसला नहीं, हमारा टैक्स बाद में दे देंगे। तो कारोबार कर, क्योंकि तेरा कारोबार चलेगा तो अगली दफा भी आएंगे टैक्स लेने के लिए, है। तो इसलिए मेरे बच्चे वो क्या कह रहा है, डिस्करेज ना करें उसको, लें भी लेकिन साथ बिजनेसेस को डिस्करेज नहीं करना, उनको उनके लिए आसानी पैदा करें। उनको अगर इस तरह का मामला हो बात हम टाइम दे दिया करेंगे, कोई मसला नहीं, हमारा टैक्स बाद में दे दिया करें। ये क्या पढ़े अभी आपने, कैनन ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ। ये 4 है मेरे बच्चे, 3-4 नंबर का आपसे पूछ लेगा। लेकिन अगर वो कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ के पूछे तो ऊपर वाले, अगर वो वैसे पूछ ले तो एडम स्मिथ वाले भी ऐड करके बाकी अपनी तरफ से भी ऐड करके ये सारे बता रहे हैं। ये भी क्या है, प्रिंसिपल, असूल। कैनन का मतलब क्या था, असूल। कह रहा है फॉलोइंग आर सम ब्रॉड प्रिंसिपल, यानी कि मैं बात ऊपर से ही शुरू कर रहा हूं कि ऊपर के असूल भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ और असूल भी बीच में शामिल कर लो टैक्स में। ये भी असूल हैं और ये ब्रॉडर हैं, यानी कि ज्यादा असूल और ऐड कर लो। वो 4 किसने बताए, स्मिथ। ये भी यानी कि अगर वो खाली प्रिंसिपल पूछ रहे टैक्स के तो बगैर स्मिथ का नाम लिए हुए स्मिथ वाले भी ऐड कर दो और ये भी ऐड कर दो। ये क्योंकि ये लॉ नहीं है, ये टैक्स लॉ नहीं पढ़ रहे आप, ये जनरल बातें हैं उससे रिलेटेड, इनमें कमी बेशी की जा सकती। ये नहीं कि सेक्शन फलाने के तहत ये बात है, यानी कि सेक्शन फलाना कह रहा है उसमें जो प्रिंसिपल्स होंगे टैक्स के वही, फिर समझ लो कानून है, और कानून जितना कि लिखा हो उसमें आप खुद इजाफा नहीं कर सकते। ये नोट्स हैं, ये जनरल बातें हैं। देखो ना क्या वो एडम स्मिथ पता नहीं कौन है बेचारा, उसको सिर्फ 4 ही मिले और हमारे पाकिस्तान में कई ढूंढ लिए बैठे बैठे। ये देखो, अच्छा थोड़े ढूंढे, चले आप ज्यादा ढूंढ सकते हैं। नहीं बेटा, सबसे पहले देखो आप लोगों ने क्या कहा, वो एडम स्मिथ भूल गया बेनिफिट प्रिंसिपल भी होना चाहिए। ये बेनिफिट प्रिंसिपल बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है और ये पाकिस्तान में यही होना चाहिए, और हम तो यही रोते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल, ये इसमें क्या है, गवर्नमेंट जिन लोगों को टैक्स इकट्ठा करके बेनिफिट देती है टैक्स भी उन्हीं से दे, यानी कि गवर्नमेंट जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बेनिफिट वो दे रही है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जिन पे सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स भी उन्हीं से दे। पैसे हमसे लेते हैं, खर्च अपनी औलादों पे देते हैं, अपने इलाकों में देते हैं, या अपने रिश्तेदारों पे लगा देते हैं, या अपने खास जो वो एरियाज कह लो या कुछ खास तबका है उसको नवाज देते हैं। हमें नवाज दो और नवाज आगे किसी और को नवाज दो। यही नारा था ना नून लीग का, हमें नवाज दो, यानी कि पाकिस्तान को नवाज दे, सच्ची पाकिस्तान को नवाज दो। ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है, पढ़ना तो माशाल्लाह बेटियां पता है कि सियासी मामला की है, ये सोचना चाहो पाकिस्तान में नवाज दो भी आया है कुछ नशइयो, और पढ़ा पढ़ा करो कुछ, देखा करो कि हालात क्या चल रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इग्नोरेंस, इतनी इग्नोरेंस ना, हालात का ना पता, ये नहीं मैं कह रहा कहीं तकरीर करना शुरू कर दो, हालात का तो कम से कम पता हो ना। क्या खाक हालात संभालोगे जब हालात का पता ही ना हो? ये बड़ा देखिएगा। तो बेनिफिट प्रिंसिपल कितना आसान प्रिंसिपल, कहता है जिनको बेनिफिट मिलना है, ये तो घर में भी होता है। घर में मान लो कि एक वालिद है, उसके 4-5 बच्चे हैं, और वालिद जो कमा के लिए कह रहा है 1-2 बच्चे पे ज्यादा खर्चा करो, और कल बच्चों से भी कहता है कि चलो भाई आप लोग भी दो, वो कहेंगे उन्हीं से लो जिन पे खर्च करते हो, हैं हमें कौन सा कोई देते हो। ये जनरल सी बात है। मुल्क के अंदर भी जिन लोगों पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है टैक्स भी उन्हीं से लिया जाए। ये क्या है, बेनिफिट प्रिंसिपल। जो गवर्नमेंट से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट टैक्स भी उन्हीं से ले, जो कम बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट से टैक्स गवर्नमेंट या तो उनसे टैक्स ले ही ना, या टैक्स भी कम ही ले, क्योंकि बेनिफिट गवर्नमेंट दे नहीं रही, टैक्स क्यों ले रही है। This principle hold that the individual should be taxed in the proportion to the benefit they receive from the government. गवर्नमेंट से जितना बेनिफिट ले कोई उतना उससे गवर्नमेंट टैक्स ले, दोनों आपस में लगे रहे।
and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit of government programs and projects out of the tax paid. हमारे टैक्स से जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट शुरू करती है उससे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट जिनको मिलता है उनसे वो पैसे लिए। कहता कि द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ये भी असूल होना चाहिए, यानी ये भी ऊपर मिलता जुलता ही है। प्रोपोर्शनल वाला था ना, जैसे कि वही है कि जिसकी जितनी काबिलियत हो उसे उतना टैक्स लिया है और कहां से ज्यादा किसी से टैक्स नहीं। The principle holds that tax should relate with the person's income or the ability to pay, that those who greater income, बिल्कुल वही प्रोपोर्शनल वाला मेरे बच्चों ऊपर वाला जो हमने डिस्कस क्वालिटी वाला। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और असूल क्या होना चाहिए कि मुल्क के अंदर द दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, इसलिए तगड़ों पे ज्यादा टैक्स लगाएं ताकि उनसे टैक्स लेके माड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, माड़ों पे लगाया जाए, ये भी असूल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उल्ट है, माड़ों से ज्यादा टैक्स ताकि तगड़ों को और दिया जाए। Principal income, wealth and transaction may be taxed at a fixed percentage. Principal income, wealth and transactions may be taxed at a fixed rate. That is, people who earn more and spend more should be more taxed, but not pay a high rate of tax. ये भी मेरे बच्चे आपको बताऊंगा। ये हमने 2-3 तरह का टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक ये भी अल्फाज देखिएगा क्या लिखे होंगे इसमें आखिर में। इनकम, वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी टैक्स एट ए फिक्स्ड परसेंटेज, यानी कि आपने क्या कर दी, परसेंटेज फिक्स कर दी है। नहीं नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये वाला जैसे उसका कहने का प्रोपोर्शनल ही मतलब है, लेकिन उसके जो अल्फाज है ना वो ज्यादा मैच करेंगे इसके साथ रेग्रेसिव। चलो गोली मारो, जिस तरह उसने क्या रखा उस तरह देख लीजिएगा। यानी कि एक ही रेट फिक्स कर दो बस, जो जितना खर्चा करे उसको, जैसे होता है ना ये पेट्रोल है या जितनी चीजें आप खरीदते हो उन चीजों के ऊपर एक टैक्स होता है, जनरल सेल टैक्स, जीएसटी। वो जो बंदा वो जितनी चीजें खरीदेगा वो उतना टैक्स पे कर देगा। जो चीज ही कम अगर एक बंदा पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करता उसको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं। अगर एक बंदा का खर्चा पेट्रोल जो है 1 लीटर है वो 1 लीटर का टैक्स देगा, और अगर कोई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो ज्यादा का पे कर दे। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि चीजों के रेट ही इस तरह टैक्स फिक्स कर दें, जो फिर वो चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेगा ज्यादा टैक्स दे देगा, जो चीज जिस चीज पे ज्यादा इनकम खर्च करे। अब देखो ना, एक बंदा ज्यादा इनकम सिगरेट पे खर्च कर रहा है तो जाहिर बात है उसका टैक्स है, वो क्या करेगा, टैक्स उसका ज्यादा पे करेगा। जो सिगरेट बेचारा पीता ही कम है तो उसका क्या होगा। एक बंदा एक बंदा, अब देखो ना, व्हीकल टैक्स, ये फलाने टैक्स है, वो व्हीकल किसी के पास हो जो जितना रोड ज्यादा इस्तेमाल करे उससे ज्यादा टैक्स ले लो। ये तो नहीं कि जिस बंदे के पास भी गाड़ी हो मोटरवे टैक्स भी है 10,000 रुपया, और उस बेचारे ने कभी मोटरवे देखी ना हो गाड़ी में बैठ के। ये जुल्म है। इसलिए कह रहे हैं कि जो गुड्स या सर्विसेज आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर टैक्स लगा दो, ताकि जो वो जितनी इस्तेमाल करेगा अपना इनकम का जितना हिस्सा उस चीज पर लगाएगा उतना टैक्स दे देगा उसमें से। अब मैं 30,000 कमाता हूँ, 30,000 में से मान लो मैं 5,000 का पेट्रोल इस्तेमाल कर, तो मैं 5,000 के पेट्रोल के ऊपर टैक्स। एक बंदा 30,000 कमाता है वो सिर्फ 500 का पेट्रोल इस्तेमाल करे, वो 500 के पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे देगा। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले बेटा, 1-2 बार बस, आसान बात है ना, ये कितना मजेदार चैप्टर है ना। ले बेटा आगे जाके पता चलेगा, और कुछ नहीं पता चल रहा है, यकीन कर ऐसा ही है, ये टैक्स ऐसा ही है। ले बेटा देखिए काइंड ऑफ टैक्सेस, ये बहुत दफा पूछ रखा है पाकिस्तान में, जिनके ओवरऑल जो पाकिस्तान में नहीं खाली काइंड ऑफ टैक्सेस होती कैसे, 3 तरह की काइंड ऑफ टैक्सेस। एक है प्रोपोर्शनल, रेग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल क्या है मेरे बच्चे, या फ्लैट टैक्स, यानी कि एक क्या कहते हैं, पहले एग्जांपल लीजिएगा, जरा देखिएगा, प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स एक ही बात है। इसकी पहले एग्जांपल लीजिएगा ताकि हमें सही से समझ आ जाए। क्या कहता है कि सपोज पाकिस्तान हैज ए फ्लैट इनकम टैक्स रेट ऑफ 15%, जिसकी जो इनकम हो उस पर टैक्स कितना लगेगा, 15%, फ्लैट रेट हमने बता दिया। इससे क्या होगा, कहता है दिस मींस दैट रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम लेवल यू आर रिक्वायर्ड टू पे 15% ऑफ योर अर्निंग्स इन टैक्सेस। यानी कि आपकी इनकम कम है ज्यादा है वो स्लैब रेट नहीं लगने, सादा अल्फाज में जो कमाओगे पाकिस्तान के अंदर सबके ऊपर ही क्या है, 15%। जबकि स्लैब रेट में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही हो टैक्स बढ़ता है, ऐसे ही ना उसमें टैक्स रेट बढ़ता है। हमने कहा कि इनकम बढ़े या कम हो 15%, और वैसे भी जब इनकम बढ़ेगी तो 15% टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। अगर इनकम अब 1 लाख रुपया बंदा कमाता है तो 15% कितना पे करेगा, 15,000। एक बंदा मान लो कि 1,000 कमाता है उसमें क्या करेगा,
₹150, वो 150 दे देगा। यानी कि है प्रोपोर्शनली, इनकम बढ़ेगी तो अमाउंट भी बढ़ेगी बढ़ेगी टैक्स की। जाएगा। हाँ, फिक्स पोर्शन कह लो या फिक्स परसेंटेज है यहाँ, यानी कि प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स रेट। फ्लैट का मतलब एक ही टैक्स रेट लगाओ सब पर। इससे भी क्या होगा, है प्रोपोर्शनल। जब 15% ही हर बंदे ने टैक्स पे करना है, जो बंदा लाख कमा रहा है वो कितना पे करेगा, 15,000। जो करोड़ कमा रहा है वो 15 लाख है। तो है प्रोपोर्शनल, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स की परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स है, इसमें परसेंटेज नहीं बढ़ती टैक्स की, अमाउंट बढ़ती है। इनकम बढ़ने के साथ साथ परसेंटेज वही रहेगी हर एक के लिए जो तय कर दी गई, क्योंकि फ्लैट टैक्स। याद रखोगे इस बात को, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, तो भाई ये आपको दिक्कत देगा, इसकी समझ को नहीं आनी। आप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कह रहे पर्सन अर्न 30,000, दे वुड पे 4500, और एक बंदा 60,000, वो कितना पे करेगा, 9,000। लेकिन परसेंटेज सेम रहेगी। कहता है कि टैक्स सिस्टम दैट रिक्वायर द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम, यानी कि जो उसकी इनकम हो उसकी सेम परसेंटेज, 15%, 15%, 15%। इनकम कितनी, कहता है जितनी भी है, 15%, 15%। ये क्या है, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम का हिसाब हमें दे दो, और इनकम कितनी, जितनी भी। ए प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाइज द सेम टैक्स रेट अक्रॉस लो, मिडिल, हाई, जो भी है सेम परसेंटेज। मतलब परसेंटेज, खुदा के लिए अमाउंट नहीं देखनी, परसेंटेज सेम है। कहता है कि द प्रोपोर्शनल टैक्स इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ए प्रोग्रेसिव टैक्स। एक रेग्रेसिव पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, रेग्रेसिव टैक्स की अजीब ही हालत है, उसमें उनकी जो टैक्स है वो टैक्स कम होता जाता है, परसेंटेज टैक्स की कम होती है, परसेंटेज। अभी हम पढ़ेंगे रेग्रेसिव, वो जब पढ़ेंगे समझ आ जाएगी आप। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द प्रोपोर्शनल टैक्स इज कॉन्ट्रास्ट टू प्रोग्रेसिव टैक्स, वेयर टैक्स, अच्छा प्रोग्रेसिव टैक्स, ये वाला जो आपके सिलेबस में है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव, जो वो थे क्या कहते हैं उसको, स्लैब रेट्स। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ रही होगी, ये वाले, ओए, ओहो, ये क्या गेम, उस स्लाइड में लेके नहीं आया, रेट्स ये कोई स्लैब रेट्स। जैसे जैसे इनकम होती है क्या होती है, उसका टैक्स रेट बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। हमारे स्लैब रेट्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन ये कहता है कि ये क्या है, ये कहता है कि द प्रोपोर्शनल टैक्स इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोग्रेसिव टैक्स। यहाँ पे रेट नहीं बढ़ते इनकम बढ़ने से, अमाउंट बढ़ती है। रेट्स मेरे बच्चों सेम ही रहेंगे, जितनी मर्जी इनकम बढ़ जाए रेट सेम ही रहेंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स आल्सो का फ्लैट टैक्स। बेटा इसके फौरन बाद आप, क्योंकि ये पढ़ा है, इसके बाद आप क्या हो, प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ो। पहले आपने क्या पढ़ा, प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या है, प्रोग्रेसिव। सिंपल, जैसे किसी की इनकम बढ़ेगी टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ेगी। परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, परसेंटेज बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ साथ। जैसे हमने 6 लाख तक है तो 0%, 6 लाख से बढ़ गई तो 5%, इतनी हो गई तो 10%। तो इस तरह करके क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है परसेंटेज टैक्स की वो बढ़ती है। कहता दैट टेक ए लार्जर परसेंटेज फ्रॉम हायर इनकम, यानी कि इनकम हाई होगी तो परसेंटेज भी हाई होगी। देन दैट डज लो इनकम, अगर किसी की इनकम कम है तो परसेंटेज भी कम, इनकम बढ़ी तो ज्यादा परसेंटेज वो क्या करेंगे, टैक्स की शक्ल में पे करेंगे। इन अदर वर्ड, द मोर वन अर्न्स द मोर टैक्स ही वुड हैव टू पे। द टैक्स अमाउंट इज प्रोपोर्शनली इक्वल टू समवन स्टेटस इन द सोसाइटी। जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स रेट लगेगा, जो कम कमाएगा कम टैक्स रेट। और फ्लैट में एक ही टैक्स रेट, ज्यादा कमाओ कम कमाओ, रेट एक है, अमाउंट ज्यादा जाएगी लेकिन रेट एक। गरीब कहेगा मैं भी 15% पे करूं, ये भी 15% पे करे, कहते भाई पे करना पड़ेगा। कहते सर मैं तो लाख कमाता हूं, हम कहें कि वो 10 लाख कमाता है तो वो भी तो इतना पे कर रहा है ना। रेट सबका एक है, एक ही रेट पे सारे टैक्स पे करें। अगरचे यहाँ पे उनको वो गुस्सा आएगा कि सर ये जुल्म कर रहे हो आप, कि मैं एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, वो उससे 10,000 लेकर, उसकी इनकम भी तो देखो ना ज्यादा है। तो मेरा तो कम से कम टैक्स कम करो, परसेंटेज तो कम हो, उसकी औकात ज्यादा तो पे कर रहा है ना सर, मेरी तो औकात भी इतनी की है, मैं 10,000 भी पे कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ सर, उस पर भी आप 1500 लेके जा रहे हैं। देखो तो सही मेरी इनकम कितनी है। इसमें कोई तगड़ा हो माड़ा हो, हमने कह दिया हर बंदा जो कमा रहा है 15% पे करे। और वहां पे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी प्रोग्रेसिव में, वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। यहाँ पे टैक्स रेट क्या रहेगा, रेट। अब इस ये अजीब सा है, ये अमीरों का टैक्स, रेग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है
आपकी टैक्स परसेंटेज वो कम हो रही है। टैक्स परसेंटेज अगेन वो क्या हो रही है, कम। इनकम बढ़ रही है, टैक्स परसेंटेज कम हो रही है। लेकिन इसका पहले देखो ये है, इसके पीछे फंडा क्या है। कहता है सेल टैक्स इज ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। सेल टैक्स क्या है, रिग्रेसिव है। अब देखिए कैसे, लेट्स से स्टेट क्या लिखा हुआ, इम्पोज 8% सेल टैक्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कहा दिया भाई सेल टैक्स के ऊपर क्या है 8%। अब आप कहेंगे सर ये तो फ्लैट हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसको जरा कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि फ्लैट तो जो भी इनकम आप कमा रहे हो वहां पे है ही है। यहाँ पे जरा देखिएगा, कह रहा है इफ ए पर्सन एक्स विद, कोई मिस्टर एक्स है, विद एनुअल इनकम ऑफ 20,000, उसकी सालाना इनकम 20,000 है, स्पेंड 5,000 ऑन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। उसने वो जिन चीजों के ऊपर 8% टैक्स लगाया ना, उन अपनी 20,000 में से उन चीजों के ऊपर कितना पैसा लगाया, 5,000। कह रहा दे वुड पे ₹400, और इसने टैक्स कितना पे करना, 400। अब ये उसकी टोटल इनकम का 400 कितना टैक्स बनता है, ये 5,000 का चार, और उसने खुद कैलकुलेट करके दे दिया 2%। यानी कि उसकी 20,000 पे अगर वो टैक्स वैसे गवर्नमेंट लेती तो 20,000 पे शायद वो कितना दे रहा था, 2%। और क्यों, क्योंकि इसने 20,000 में से उन चीजों के ऊपर जो उसकी जरूरियात थी कितना खर्च किया, 5,000, और 5,000 पे टैक्स कितना दिया, 400। और हम कहते हैं 20 में से 5 खर्च किया, लेकिन 20,000 के लिहाज से उसका टैक्स कितना था, 2%। 2% ये टैक्स गवर्नमेंट को देना। इसके बरक्स दूसरा बंदा देखिएगा, कहता है कि इफ पर्सन वाई एनुअल इनकम उसकी कितनी है, 1,00,000 रुपए। उसने क्या किया, उन चीजों के ऊपर 20,000 रुपया खर्च किया। उन जिन चीजों के ऊपर 8% टैक्स है, इसने अपने लाख में से उन चीजों पे कितना खर्च किया है, 20,000। अब मेरे बच्चे इसके ऊपर 8% टैक्स कितना बनता था, 16%। 20,000 पे कितना बनता था, 8%, 16%, 1,600। लेकिन ये 1,00,000 का कितने परसेंट बनता है, 16%, 1600। वो कहता है 1.6। अब इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जैसे किसी की इनकम बढ़ी, उसकी जो टैक्स परसेंटेज है वो क्या हुई है, कम हुई है। आपने ऐसे ही पढ़ना है इसको, पल्ले पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो। रेग्रेसिव टैक्स में बस ये दिमाग में रखिएगा, जब किसी बंदे की इनकम बढ़ती है उसकी टैक्स परसेंटेज कम होती है। और एग्जांपल आपको दे दी, ये इसी तरह समझाया जाता है इसके अंदर, इसका कोई और कोई वो नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ा, सर ऐसे तो ऐसे क्या, ये तो फलाना, गोली मारो, बता दी ना एग्जाम्पल, तो रौला मुक गया। ऐसे ही इसको दिमाग में रखना है। कहता है कि इट टैक्स दैट टेक्स ए लार्जर परसेंटेज फ्रॉम लो इनकम देन। अब देखो, ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें जिसकी इनकम लो हो, लो इनकम वाले से ज्यादा परसेंटेज पे टैक्स ले रहा हूं, ऐसा सिस्टम। उसने बात किया ओवरऑल जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसकी बात कर रहा है। टैक्स दैट टेक्स ए लार्जर परसेंटेज फ्रॉम ए पर्सन लो इनकम देन फ्रॉम अनदर पर्सन हाई इनकम। दूसरे बंदे की इनकम हाई थी, ₹1,00,000 था, लेकिन उसे कितने परसेंट टैक्स गया है गवर्नमेंट के पास, 1.6%। और उस बंदे की इनकम 20,000 थी और उसके दो इनकम का 2% गया, और जिस बंदे की 1,00,000 इनकम थी उसकी इनकम का 1.6% गया। कहता है कि रेग्रेसिव टैक्स इज जनरली ए टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। दिस मीन ऐसे यूनिफॉर्मली मतलब है उसी तरह का कि 8% से टैक्स। दिस मीन्स दैट इट हिट्स लोअर इनकम इंडिविजुअल हार्डर। इससे जो लो इनकम वाले हैं वो बेचारे ज्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि जो जरूरत जिंदगी है आपने खरीदनी तो है, और आप जो इनकम का कमा रहे होंगे जितना उसके ऊपर लगा रहे होंगे वो शायद आपकी इनकम का, जैसे यहाँ पे वो गरीब बंदे का 2% बन गया, लेकिन अमीर बंदा वो जितनी चीजें खरीदा वो शायद उसकी टैक्स कम जाएगा उस महीने में। इसका मतलब कोई और तरीकाकार होना चाहिए। ये 3 तरह के टैक्स याद रखोगे। Yes. हमारी क्लास कितने बजे तक है बोलो, बस 4-5 मिनट और। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, ये जो टैक्स लॉ बनाए जाते हैं इनकी क्या, यही हेडिंग याद रखनी है। फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम, बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम बताएंगे, बस 3-4 नंबर का सवाल है। वहां पे आपने ऊपर कैनन नहीं बताने, प्रिंसिपल नहीं बताने, डेवलपमेंट पर्पज नहीं बताने, टाइप्स ऑफ टैक्सेस नहीं, बेसिस ऑफ टैक्सेस नहीं बतानी है, या काइंड्स ऑफ टैक्सेस नहीं बतानी, यही बताने वाले क्या है। फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक टैक्स में, क्या कुछ क्या खदोखाल होते हैं, तो बचपन में पढ़ते थे पाकिस्तान की सतह मुर्तफा के खदोखाल होते हैं। वो पता नहीं सतह मुर्तफा होती क्या थी, माशरती लोग में पढ़ते थे जिसको पाक स्टडी कहते हैं। जो इलाके रटे हुए थे, किस इलाके में क्या है।
और क्या कुछ कहीं पे कहाँ पे बात हो रही है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बिलीव मी, मैंने कभी उनको ये भी नहीं पूछा वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, पता उस पढ़ने का फायदा ही कौन। मैं भी दिमाग खराब करता हूँ उनसे पूछ पूछ के, जीने दो उनको जिंदगी, जितना के कर रहे हैं घर वाले कर रहे हैं। जब मेरी बारी आएगी, एक स्टेज आएगी जब मेरी बारी आएगी वहां पे इन्वॉल्व होने की, फिर मुझे पता कि मैं इनसे करवाना क्या है। अभी उनको जो मन कर रहा हो, भाई वेला भी रह रहा हो ना तो वेला भी रहे, बगैर पढ़े लिखे सीधा मैट ऑफ कर लो, एसीसी शुरू कर लो। शुरू से बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, उसको अकाउंटिंग सिखाओ, और अकाउंटिंग के बाद सीधा क्या करा दो, उसको एसीसी करवा दो, लॉ है, एक्ट कमा रहे हैं बच्चे, 14 पेपर पास करो। हमने 14 साल पढ़ा है, उससे 14 पेपर पास करो, सीधी सीधी जिंदगी। लेकिन डर है ना, पाकिस्तान में रस्मी तालीम भी होनी चाहिए, हैं कल रिश्ते वाले पूछेंगे, कल फलाने पूछेंगे, बच्चे ने मैट्रिक कर रखा है, इंटर कर रखा है, वो भी तो दिखाना है ना। है गवर्नमेंट कहीं पे कहे कि फलाने काम के लिए सर इंटर होना चाहिए, सर सेम उसी को इशू होगी जिसकी ग्रेजुएशन है। अब ये भी रौले हैं ना, तो समझाने के लिए बात करो। हैं? खैर वापस कहता है फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान। टैक्स इज एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि याद रखिएगा, अगर हम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, टैक्स एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। किसी का दिल नहीं कर रहा होता मैं टैक्स दूं, जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है, ये लोगों का कंट्रीब्यूशन। अरे चौधरी आज सो तो नहीं रहा, अच्छा अच्छा गौर कर रहा है, कहता है होता ना, मतलब ऐसे भी गौर करते हैं। अच्छा, ये है क्या कंट्रीब्यूशन, लेकिन कैसा है, इन्फोर्स्ड, वो जो आप पे जबरदस्ती लागू करके आपसे टैक्स लिया जा रहा है। कहता है कि टैक्स पेमेंट इज नॉट वॉलंटरी, कोई आके खुद टैक्स नहीं दे रहा, कानून बनाया, हमने कहा कि टैक्स दो, नहीं तो इस कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर लोग डर के आगे हमें टैक्स दे रहे हैं। नहीं तो वो तो कहते थे किस कानून के तहत, हमने कहा इस कानून के तहत, फिर उन्होंने टैक्स दे दिया, लेकिन देने को दिल नहीं कर रहा था उनको। एंड द इम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द पर्सन टैक्स। मजे की बात, हमने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया, उससे पूछा भी नहीं, उसे उससे उसकी राय भी नहीं। हाँ भैया तेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, अच्छा बता कितना लगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा, सीधा सीधा टैक्स बना के उसके ऊपर इम्पोज कर दिया, उसकी कोई राय शामिल नहीं बीच में। जैसे आज टैक्स लगेंगे, बड़े सारे चीखेंगे चलाएंगे, उनसे किसी ने पूछा या कभी अभी तक उनकी उनकी जो हलीफ उनकी वो है पार्टी, जो उनकी इत्तेहादी पार्टी है, वो पीपल पार्टी वाले सुबह रो रहे थे कि हमसे पूछा ही नहीं उन्होंने कि किस पे क्या टैक्स लगाना है। आम बंदे तो क्या बताना, तो क्या IMF ने उनको बता दिया कहाँ पे क्या लगाना, पूछने का फायदा ही क्या, उनके इख्तियार में कुछ नहीं, गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ नहीं। उन्होंने पिछले दिनों में पेट्रोल के प्राइस 15 रुपए कम कर दिए, जिनके इख्तियार में है ना कुछ, उन्होंने कहा कि खबरदार चपेटे पड़ेंगे, 4 रुपए कम करो। और वो कौन है, हमारे सबसे बड़े मुहाफिज लेबर। कहता है कि टैक्स इज प्रोपोर्शनल इन करेक्टर। अच्छा, प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर, टैक्स क्या होता है, करेक्टर के लिहाज से प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब जो ज्यादा इनकम कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स, जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स। कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे कंपल्सरी, वही बात बात एक टैक्स इज लेविड ऑन इनकम ट्रांजेक्शन, लेटर पॉइंट है ना। हाँ, टैक्स इज लेविड टू इम्पोज या कलेक्ट ऑन इनकम ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्टी देयर। अच्छा, ये भी यहाँ तक वो एक वो हेडिंग है, देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन लेविड ऑन टैक्स राइट्स आर प्रिविलेजेस, यानी कि किसी का कोई कोई काम करे, कुछ किसी को कुछ मिले या कोई प्रिविलेजेस मिले, उसके ऊपर भी कोई टैक्सेस होते हैं। जनरल सी बात होता है ना, किसी को कोई प्राइज मनी जीत ली, किसी ने कुछ फलाना कर लिया, किसी को कोई विरासत में प्रॉपर्टी मिल गई, किसी ने कोई बेच दी, कुछ भी कर दिया, कोई एसेट मिल गया आपको कहीं से। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। टैक्स उस रियासत की तरफ से अप्लाई किया जाता है जिसकी उस पर हुकूमत होती है, उन लोगों की, उसी रियासत की तरफ से टैक्स लगाया जाता है। और मजे की बात है, हमारे ऊपर हुकूमत शरीफों की है, टैक्स लगा रहा है IMF और USA, ये भी कमाल है। एज ए जनरल रूल, वन ओनली पर्सन प्रॉपर्टी एक्ट राइट्स एंड ट्रांजैक्शंस विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द टैक्सिंग स्टेट आर सब्जेक्ट फॉर टैक्सेशन। यानी कि ये टैक्स किसी भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ, रियासत का बनाया हुआ टैक्स उन्हीं लोगों पर अप्लाई होगा, रियासतों पे, जगहों पे अप्लाई होगा जो उस रियासत की हदूद में आते हैं। जो उसकी हदूद से बाहर है उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगे। जैसे ये जो टैक्सेस अभी, ये जो बजट आ रहा है, ये बजट मेरे बच्चे, ये हमारे चारों सूबों के लिए है। कश्मीर वाले अपना बजट खुद लेकर आए, वो अपने टैक्स खुद लगाएंगे। वो बिजली, मेरे बच्चे बिजली का बिल दे रहे हैं 7 रुपए या 6 रुपए 7 रुपए, हम दे रहे हैं 80 रुपए। एक यूनिट की हमारी 80 रुपए है, और उनका कितना है, 3 रुपए था मेरा ख्याल, नहीं 6-7 बन जाता टैक्स पाके उसके, देखेंगे क्या। उसके बाद टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। टैक्स कौन अप्लाई करेगा, यानी कि कौन बनाकर इम्पोज करेगा, लगाया किसकी तरफ से जाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी की तरफ से। जो कानून साज इदारे हैं वो इसकी कानून साजी करेंगे, सादा अल्फाज में। दिस मीन दैट लॉ मस्ट बी एनेक्टेड फर्स्ट बाय द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान।
यानी कि पाकिस्तान में कानून साजी का दायरा कौन है? पार्लियामेंट। ये जिन्होंने बी लॉ पढ़ा है उनको पता है चैप्टर नंबर 1, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे पाकिस्तान में कानून बनता कैसे है। वो बनता है पार्लियामेंट के थ्रू, पढ़ेंगे पार्लियामेंट में कौन कौन हो। उसके बाद टैक्स इज लेविड बाय द फॉर पब्लिक पर्पज। टैक्स का मकसद क्या होता है? लोगों के लिए लगाया जाता है। टैक्स इज बोथ बाय प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ चलें ये कल से, हालांकि मेरा दिल कर रहा था कि ये भी करवा दें और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये कल खत्म हो जाएगा, बल्कि इसके 5 पेपर भी ये देखो आखिर में इंशाल्लाह इसके 5 पेपर मैक्सिमम होंगे। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा आप लोगों ने मुझे बताएं टेस्ट सुबह देना है या वापस आके देंगे? इनका फॉर्म प्रॉपर्टी वापस आके, चले ठीक है।